हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर अभी तक हम लोगों ने कुछ चीज़ों को पढ़ लिया है। जिसकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो था टेस्टिस, वो कंप्लीट कर लिया था। जिसके अंदर अगर आप देखोगे इस डायग्राम में तो ये टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एंड उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट थी, जो आगे रेटे टेस्टिस का फॉर्मेशन करती है। ये क्या है? एज ए रेटे टेस्टिस, और फिर वहाँ से वासा एफरेंसिया के थ्रू जो एपिडिडाइमस में ओपन होते हैं, ये जो रीजन है वो क्या है? एपिडिडाइमस। और यहाँ से फिर जो स्पर्म डक्ट है वो यानी कि वासा डेफरेंसेस के फॉर्म में या डक्टस डेफरेंसेस के फॉर्म में ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट करती है। तो ओवरऑल हमने टेस्टिस पढ़ लिए थे, और ये जो स्ट्रक्चर आपके पास ओवरऑल आपको दिखाई दे रही है, ये जो स्ट्रक्चर है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्कॉटम। तो स्कॉटम के अंदर दो टेस्टिस की प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो टेस्टिस प्लस एपिडिडाइमस, देन डक्टस डेफरेंसेस या स्पर्म डक्ट। तो आप देखोगे दोनों साइड से जो स्पर्म डक्ट है वो यूरेटर के ऐसे कॉइल करते हुए, ये क्या है? यूरेटर, और यूरेटर से ऐसे कॉइल करते हुए एक स्वेलअप स्ट्रक्चर में आके ओपन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्पुला के नाम से जानते हैं। ये क्या है? एम्पुला। ठीक है। और एम्पुला के पास में ही सिचुएटेड होती है एक स्पेशल एसेसरी ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसिकल। ठीक है। तो इस तरीके से एक पेयर में सेमिनल वेसिकल की प्रेजेंस रहती है। यहाँ से एम्पुला के अंदर स्पर्म की प्रेजेंस होती है, और सेमिनल वेसिकल्स के अंदर स्पेसिफिक फ्लूइड रहता है, और ये एक पतली सी डक्ट के थ्रू आगे ओपन होती है, जिसको हम इंजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। उसके थ्रू ये आगे यूरिथ्रा में ओपन होती है, और फिर वहाँ पे एक और ग्लैंड मिलती है इनको, वल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड। और थर्ड जो ग्लैंड रहती है वो यहाँ पे रहती है वल्वो यूरिथ्रल प्रोस्टेट ग्लैंड, और उसके बाद में जो रहती है वल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है। वल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड्स को हम एज ए काउपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अब हमारे पास टोटल 3 ग्लैंड्स हैं जो कि यहाँ पे देखने को मिलती है। इस तरीके से हम लोगों ने एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हमने देखा था। इस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों को जो मेनली स्ट्रक्चर देखने को मिले थे, रेटेटेस्टिस से वासा एफेरेंसिया, देन एपिडिडाइमस से वासा डेफरेंसिस, और वासा डेफरेंसिस जो है आगे कौन सी डक्ट में खुलता है? इंजैकुलेटरी डक्ट के बाद में यहाँ पे आती है ये यूरिथ्रा रीजन। ठीक है। ये क्या है? यूरिथ्रा। ठीक है। और यूरिथ्रा से यहाँ से स्पर्म्स क्या हो जाते हैं? यूरिथ्रल म्यूकस से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक डक्ट सिस्टम की बात करें तो इस तरीके से एक डक्ट सिस्टम हमारे सामने फॉर्म होता है। ठीक है। इस डक्ट सिस्टम के आगे हम देखें कि कुछ एसेसरी ग्लैंड्स की भी प्रेजेंस हमारे सामने रहती है। यानी कि डक्ट सिस्टम की बात करें तो उस डक्ट सिस्टम में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती है? यानी कि डक्ट सिस्टम में पहले तो आता है रेटेटेस्टिस, जिसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था, जो कि एक वासा डेफरेंसेस की जो स्टेट ट्यूब्यूल्स थी उन्होंने बनाते हैं। ये आगे ओपन होता है वासा एफेरेंसिया में। ठीक है। और वासा एफेरेंसिया आगे ओपन होते हैं एपिडिडाइमस में। ठीक है। और एपिडिडाइमस से फिर वासा डेफरेंसिस, और वासा डेफरेंसिस से फिर इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट आगे ओपन होता है यूरिथ्रा में। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो वासा डिफरेंसेस जो इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होती है और उसके बाद में यूरिथ्रा में ओपन होती है ये आगे, तो इनके बीच में यहाँ पे किसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है? एसेसरी ग्लैंड्स की, मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स की भी प्रेजेंस यहाँ पे रहती है। ठीक है। तो ये तो बेसिकली पार्ट था स्पर्म का, यानी कि स्पर्म रेटेटेस्टिस से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बने, फिर वासा एफरेंसिया, फिर एपिडिडाइमस, फिर वासा डेफरेंसिस, फिर इंजैकुलेटरी डक्ट से होते यूरिथ्रा में आ जाएंगे। लेकिन इन स्पर्म के साथ ये एसेसरी ग्लैंड्स का फ्लूइड भी मिक्स होके आता है। तो अब हम देखेंगे कि जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं
वो कौन कौन सी है, क्योंकि हमने वासा डेफरेंसेस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा, इनके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर एनालिसिस किया था। वासा डेफरेंसेस जो है बेसिकली इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में अगर बताऊँ, एक बार हम पूरा डक्ट सिस्टम कंप्लीट करें तो हमारे पास कौन सी ग्लैंड आती है, कौन सी डक्ट आती है, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो ये जो डक्ट होती है, दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरिथ्रा। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्पर्म्स को आउटसाइड द यूरिथ्रा ले जाने के लिए यहाँ पे डक्ट जो इजैकुलेटरी डक्ट रहती है। मीनवाइल हम यूँ बोल सकते हैं कि ये एक टर्मिनल एंड ही होता है इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि इस तरीके से अगर एम्पुलर रीजन है दोनों साइड में, अगर हम देखें ये एम्पुलरी रीजन है और यहाँ पे हम सेमिनल वेसिकल फॉर्म कर रहे हैं, ये सेमिनल वेसिकल है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये ग्लैंड जो ओपन हो रही है वो यहाँ पे क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तो बेसिकली क्या प्रेजेंट है, स्पर्म्स रहते हैं, क्योंकि ये तो एम्पुलर रीजन है। ठीक है, जहाँ से दोनों साइड की जो वासा डिफरेंसेस आके ओपन होती है, और यहाँ पे ये जो है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स होती हैं, तो यहाँ पे सेमिनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ये यहाँ पे क्या है, सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये इजैकुलेटरी डक्ट है वो आगे किस में ओपन हो जाती है, इस तरीके से पेनिस, और पेनिस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, यूरिथ्रा। तो इजैकुलेटरी डक्ट बेसिकली किस में ओपन हो जाती है, यूरिथ्रा में। मीनवाइल यहाँ पे एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक यहाँ पे छोटी सी ग्लैंड और भी प्रेजेंट होती है जिनको हम वल्वोयूरिथ्रल ग्लैंड बोलते हैं या काउपर्स ग्लैंड के नाम से हम जानते हैं। तो बेसिकली हमें प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपरस ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स तो पढ़नी है, प्लस इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट आगे किस में ओपन होता है, तो यूरिथ्रा के अंदर ओपन होता है। ठीक है, तो इस तरह की ये एक डक्ट सिस्टम में हम लास्ट में हम देखते हैं यूरिथ्रा क्या है। तो यूरिथ्रा बेसिकली ओरिजिनेट होता है, यूरिथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड थ्रू द पेनिस। ठीक है, टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरिथ्रल म्यूकस। ये जब हम पेनिस की स्ट्रक्चर करेंगे तब यूरिथ्रल म्यूकस आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो यूरिथ्रा और इजैकुलेटरी डक्ट आपस में कंबाइन होके एक यूरिनोजेनाइटल ट्रैक का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक पूछा जाए तो वो किससे मिलके बना है, तो ये बेसिकली मिलके बना होता है यूरिथ्रा प्लस इजैकुलेटरी डक्ट से मिलके बना होता है। ठीक है, यूरिनोजेनाइटली मतलब यूरिथ्रा से जो है के अंदर ही आके इजैकुलेटरी डक्ट फ्यूज होता है, और इजैकुलेटरी डक्ट से स्पर्म जो है यूरिथ्रा में आते हैं। तो यहाँ से तो यूरिथ्रा में क्या है, स्पर्म, और इधर जो यूरिनरी ब्लडर होता है, यूरिनरी ब्लडर, वहाँ से क्या आता है, यूरिन। तो यूरिथ्रा बेसिकली किसको पास करता है, ये यूरिन को भी पास करता है प्लस स्पर्म को भी पास करता है, जो कि एज ए सीमेन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए जो मेल के अंदर यूरिथ्रा है वो बेसिकली यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट माना जाता है, क्योंकि वहीं से ही स्पर्म्स यानी कि जेनाइटल पार्ट भी रिलीज हो रहे हैं, यानी कि जो जेनेटिक्स को कैरी कर रहे हैं, और प्लस वहीं से ही यूरिन पास होता है। तो इसीलिए इसको यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। यूरिथ्रा को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यानी कि यूरिथ्रा हैज़ फॉलोइंग
पार्ट्स, ठीक है। टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? अगर हम पहला पार्ट देखें तो वो होते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है। सेकंड जो पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और जो थर्ड पार्ट हमारे पास रहता है उसको हम बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। जब हम पेनिस की स्ट्रक्चर करेंगे तो ये तीनों चीज़ें ही हम वापस से डिस्कशन करेंगे। तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बेसिकली जस्ट यूरिनरी ब्लडर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की को ओवरलैप करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रेजेंस रहती है। देन स्मॉलेस्ट पार्ट अगर पूछा जाए तो हमारे पास मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो होता है इसका स्मॉलेस्ट पार्ट है, और छोटा सा पार्ट होता है, यहाँ से जो वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है वो अटैच होती है, और पेनाइल यूरेथ्रा जो है वो बेसिकली पूरे पेनिस रीजन के अंदर एक्सटेंड करता है और फिर ओपन होता है यूरेथ्रल मिएक्टस से। तो ओवरऑल हमारे पास जो यूरेथ्रा की प्रेजेंस है वो 3 तरीके से हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, प्रोस्टेट यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा। जब हम पेनिस की स्ट्रक्चर करेंगे तो ये यूरेथ्रल जो पार्ट है वो वहाँ पे और भी इजीली क्लियर होंगे। अब हम देखते हैं जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, या आप बोल सकते हो मेल एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। तो अगर हम इन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन करें तो हमें पता है टोटल 3 ग्लैंड्स हैं जिसके अंदर जो ये सब्सटेंस रिलीज करती हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। डेफिनेटली ये गैमेट का फॉर्मेशन तो नहीं करती हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिप्रोडक्शन में, हेल्प करती है रिप्रोडक्शन के अंदर। सो अगर आपसे पूछा जाए कि एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो होती हैं गैमेट फॉर्मेशन करती है, नहीं करती, डू नॉट फॉर्म गैमेट बट हेल्प इन रिप्रोडक्शन। तो दीज ग्लैंड्स डू नॉट फॉर्म गैमेट्स but help in रिप्रोडक्शन में डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब हम देखते हैं कि ये ग्लैंड हैं कौन कौन सी। तो बेसिकली हमारे पास टोटल 3 ग्लैंड्स हैं। पहली जो ग्लैंड है उसको हम सेमिनल वेसिकल, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है यूटेरस मस्क्यूलाइंस के नाम से भी जानते हैं। मेनली तो उसको सेमिनल वेसिकल ही बोला जाता है। सेकंड जो ग्लैंड है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और तीसरी जो हमारे पास ग्लैंड है वो है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड जिसको हम वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो ओवरऑल हमें ये तीनों ग्लैंड्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। तो सबसे पहली जो ग्लैंड है वो कौन सी है? सेमिनल वेसिकल, ठीक है। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड की बात करें तो पहली चीज़ ये जो ग्लैंड होती है वो पेयर्ड होती है, ठीक है, और एक सैकुलर स्ट्रक्चर बना के रखती है। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड होती है एंड सैकुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द वॉल्फियन डक्ट ऑफ द एम्ब्रियो। अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये कहाँ से बनती है? इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द वॉल्फियन डक्ट ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। वॉल्फियन डक्ट वो डक्ट्स होती हैं जो कि टेस्टिस का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और फीमेल के अंदर
जो यूट्रस का फॉर्मेशन मतलब एक एम्ब्रियो में यूट्रस का फॉर्मेशन नहीं होने देती। एंड वो एक ऐसी डक्ट है जो कि टेस्टिस का फॉर्मेशन करती है प्लस सेमिनल वेसिकल्स डक्ट का फॉर्मेशन करती है। तो इसका जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली वॉल्फियन डक्ट ऑफ द एम्ब्रियो हो जाता है। ये इंटरनली देखे जाए तो इसके ऊपर कौन सी लाइनिंग प्रेजेंट होती है, तो इंटरनली it is lined by glandular epithelium। यानी कि ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये नाम से पता चल रहा है ग्लैंडुलर है, दैट मीन ये क्या सिक्रीट करेगी, सिक्रीट सेमिनल फ्लूइड। तो अब हम देखते हैं कि इस ग्लैंड से जो सेमिनल फ्लूइड रिलीज होता है, ये फ्लूइड कैसा है, तो ये जो फ्लूइड होता है वो ल्यूब्रिकेटिंग है, ठीक है। दूसरा ट्रांसपेरेंट होता है ये फ्लूइड। तीसरा ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, और ये बेसिकली सीमेन का 60 to 70 पार्ट जो है सीमेन का फॉर्मेशन करता है। यानी कि सीमेन बेसिकली एक ऐसा फ्लूइड होता है जो इन सारी एसेसरी ग्लैंड से निकलता है, प्लस उसके अंदर स्पम्प्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो सीमेन बेसिकली आप यूँ समझ लिए, सीमेन इज इक्वल टू ऑल फ्लूइड रिलीज फ्रॉम द एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड प्लस स्पर्म। ठीक है, तो सीमेन का बेसिकली कितना परसेंट पोर्शन बनाती है, तो makes 60 to 70% पार्ट ऑफ सीमेन का ये फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और देखा जाए तो सेमिनल वेसिकल से निकला हुआ जो फ्लूइड होता है ये स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, स्लाइटली एल्कलाइन। ठीक है, तो मतलब इसकी जो pH है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.3 होता है। इस फ्लूइड की जो खास बात ये है कि इस फ्लूइड के अंदर फ्रक्टोज की प्रेजेंस होती है। फ्रक्टोज, इस फ्लूइड में फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। फ्रक्टोज इज फाउंड इन सेमिनल फ्लूइड। ठीक है, और ये जो फ्रक्टोज है ये एक्ट करता है एज अ फ्यूल टू स्पर्म। तो इट एक्ट एज फ्यूल ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म के लिए एज अ फ्यूल का काम यहाँ पे फ्रक्टोज करती है। इसके अलावा जो ये फ्लूइड होता है, फ्रक्टोज के अलावा इस फ्लूइड के अंदर और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, फ्रक्टोज तो होता ही होता है, इसके अलावा इस फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है फाइब्रिनोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन और सिट्रेट, आइनोसिटोल एंड कई सारे प्रोटीन। सेवरल proteins are also present in सीमेन, या फिर सेमिनल फ्लूइड के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो ओवरऑल हम देखें कि इसके अंदर एनर्जी प्रोवाइडर भी प्रेजेंट है एज ए फ्रक्टोज। इसके अलावा कई सारे एंजाइम जैसे कि फाइब्रोजन एंजाइम है, लोकल हार्मोन लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन भी प्रेजेंट है, कुछ और एलिमेंट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये मेन कंपोनेंट है जो सेमिनल वेसिकल, जो कि सेमिनल वेसिकल से रिलीज फ्लूइड सेमिनल फ्लूइड के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड ग्लैंड आती है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो सेकंड जो ग्लैंड है हमारे पास कौन सी आती है, प्रोस्टेट ग्लैंड।
प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, पेयर्ड नहीं है। ये बड़ा ही कंफ्यूजन लगता है क्योंकि देखने में वो पेयर्ड लगती है, ठीक है। ये सिंगल ग्लैंड होती है और ये जो है दिस ग्लैंड इज लोकेटेड बिलो द यूरिनरी ब्लडर। अगर लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड होती है? लोकेटेड बिलो द यूरिनरी ब्लडर, ठीक है। और सिंगल है मतलब अनपेयर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो ग्लैंड है वो किसके चारों तरफ प्रेजेंट रहती है, यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है इट्स सराउंड्स प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये किसको घेर के रखती है? सराउंड प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा को ये क्या करती है? कवर करके रखती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बनी होती है मेड अप ऑफ 5 lobes इन ह्यूमन। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज अ मेड अप ऑफ 5 lobes इन ह्यूमन, ठीक है। तो एक बार अगर हम इसको डायग्रामेटिक देखें तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो यूरिथ्रा है वो प्रोस्टेट यूरिथ्रा है, आप मान के चलो, ठीक है। और इस प्रोस्टेट यूरिथ्रा को 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से 5 लॉब के अंदर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि 5 लॉब्ड रहती है। और ये यूरिथ्रा के अंदर इस तरीके से छोटे छोटे एपरेटस के थ्रू ओपन होती है, ठीक है। तो आप देखोगे इस ग्लैंड के अंदर प्रोस्टेटिक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये जो है ये है प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा, ठीक है। और ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड रिलीज करती है प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा में। ये छोटे छोटे जो एपरेटस यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि ये फाइन एपरेटस होते हैं, ये या प्रोस्टेटल एपरेटस एपरेचर बोला जाता है, के थ्रू यहाँ पे ओपन होती है। तो इस तरीके से ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये अनपेयर्ड होती है और 5 लॉब से बनी होती है और हर एक लॉब ओपन होता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में थ्रू मैनी फाइन एपरेटस। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन भी कर देती हूँ कि ईच लॉब opens into prostatic urethra through many fine apertures, ठीक है। तो इस तरीके से और ये इन एपरेचर के थ्रू क्या रिलीज करेगी? तो बेसिकली प्रोस्टेटिक ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलता है, यहाँ से जो ये फ्लूइड निकलता है, इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टेटिक फ्लूइड, प्रोस्टेटिक ठीक है। तो अब हम इस प्रोस्टेटिक फ्लूइड के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है ये कहाँ से रिलीज हो रहा है? प्रोस्टेटिक ग्लैंड से रिलीज होता है। और इसका अगर नेचर देखें तो ये भी स्लाइटली अल्कलाइन रहता है, स्लाइटली अल्कलाइन है, ठीक है। और ये जो फ्लूइड होता है वो मिल्की है, मिल्की कलर लिए होता है ये फ्लूइड, विच इज मिल्की और थिक स्टिकी और जेली लाइक होता है, ठीक है। और जो ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड है वो अप्रॉक्सीमेटली 30% पार्ट बनाता है ऑफ सीमेन का। और जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है ये इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है तो मैं आपको बताऊं कि जो सिक्रीशन है प्रोस्टेटिक ग्लैंड का उसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, क्लोटिंग एंजाइम है, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन्स प्रेजेंट होते हैं।
और ये सारा काम क्यों, किस लिए, क्या करते हैं, इनके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। सिट्रिक एसिड है, कैल्शियम फॉस्फेट, क्लोटिंग एंजाइम एंड प्रोफिब्रिनोलाइसिन की प्रेजेंस देखने को मिलती है। ठीक है, अब क्या है कि जैसे ही प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है कंबाइन होता है सेमिनल फ्लूइड के साथ, तो ये आपस में, ये सीमेन जो है वो क्या हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है। कोगुलेशन से क्या हेल्प मिलती है, ये आपस में स्टिकी होकर कोगुलेट हो जाएगा, जिससे कि जो मोटिलिटी है स्पर्म की वो रिड्यूस हो जाएगी और वो अपनी एनर्जी को क्या करता है, कंजर्व करता है। जैसे ही ये सीमेन ट्रांसफ़र होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यानी कि आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद में जो फाइब्रिनोलाइसिन होता है ये सीमेन को वापस से लिग्निफाइंग बना देता है, और जिससे सीमेन क्या है उसके अंदर वापस से लिग्निफाइन होने की वजह से उसके अंदर जो सीमेन में प्रेजेंट स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ये एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो स्पर्म को पहले तो कोगुलेट करते हैं ताकि वो अपने एनर्जी को सेव कर सके, और जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चले गए तो फिर उनको एग तक पहुंचना होता है, तब उनके अंदर वापस मोर्टेलिटी की ज़रूरत होती है। तो आप ध्यान से इस फिनोमिना को समझो कि जब तक सीमेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है तो वो वहाँ पे एज ए कोगुलेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जब वो बाहर निकलता है तब भी वो कोगुलेटिव फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वहाँ पे फिब्रिनोलाइसिन जो एंजाइम्स होते हैं उनकी हेल्प से वापस से कोगुलेशन जो है लिक्विफाइन हो जाता है, जिससे कि स्पर्म मोर्टेलिटी शो करने लग जाएंगे और अपवर्ड मूवमेंट करके, क्योंकि यूट्रस से होते हुए फॉलोपियन ट्यूब में जाते हैं, वहाँ पे एग की प्रेजेंस होती है फैलोपियन ट्यूब में। तो कोगुलेशन क्यों ज़रूरी है, अगर कोगुलेट नहीं होता सीमेन तो वहाँ पे जो स्पर्म है अपनी मोटिलिटी को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। वो उनकी जो टेल है उसमें कंटिन्यूसली मूवमेंट होता रहेगा और वो अपनी सारी एनर्जी लॉस कर देंगे, जिससे कि वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे कोगुलेशन करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो सीमेन फ्लूइड होते हैं ये। सो आप यहाँ पे फिब्रिनोलाइसिन जो होते हैं वो कोगुलेट सीमेन को, फिब्रिनोजन तो वो कोगुलेट कर देते हैं सीमेन को, लेकिन फिब्रिनोलाइसिन जो होता है वो डिसॉल्व कर देता है सीमेन को, और जिससे रिजल्ट क्या आते हैं, स्पर्म में मोटिलिटी स्टार्ट हो जाती है। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फिब्रिनोलाइसिन एंजाइम अगर एब्सेंट हो तो इससे क्या होगा, तो जो सीमेन है उनके अंदर स्पर्म भले ही प्रेजेंट होंगे लेकिन उनके अंदर मोटिलिटी नहीं हो पाएगी, तो वहाँ पे रिजल्ट एज ए स्टेरिलिटी कंसिडर किया जाता है। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ध्यान से याद रखनी है। तो फिब्रिनोलाइसिन जो है बेसिकली, अगर आपको याद हो फाइब्रिनोजन, अगर हम यहाँ पे देखें तो मैं सेमिनल फ्लूइड के अंदर मैंने फाइब्रिनोजन बताया था, ये रहा फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन तो बेसिकली क्या करता है, कोगुलेट कर देता है किसको, सीमेन को। ठीक है, और यहाँ पे हमने वर्ड लिखा है प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। प्रोफाइब्रिनोलाइसिन जो है फिर कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिनोलाइसिन में, और ये बेसिकली क्या करता है, वापस से उसके अंदर मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है उसे निकला हुआ फ्लूइड हेल्प करता है स्पर्म एक्टिवेशन में। तो हेल्प इन स्पर्म एक्टिवेशन, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको बताऊँ कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें किस तरीके से प्रेजेंट होती है। तो आप यहाँ पे नोट डाल के इस चीज़ को लिख सकते हो कि जो फाइब्रिनोजन है वो क्या कर देता है, कोगुलेट कर देता है सीमेन को। ठीक है, क्यों कर देता है कोगुलेट सीमेन को, रीज़न है यहाँ पे कि इन कोगुलेटेड सीमेन, इन कोगुलेटेड सीमेन the motility
mobility of sperms is reduced. That is a very important. ठीक है, and so their energy is कंजर्व्ड. इससे एनर्जी भी क्या होती है, कंजर्व्ड हो जाती है. तो ये काम तो था फिब्रिनोलाइसिन का. क्लियर हो गया. यहाँ पे फिब्रिनोलाइसिन सेमिनल वेसिकल में था. लेकिन अगर आप यहाँ देखो फिब्रिनोलाइसिन है तो फिब्रिनोलाइसिन क्या करता है, बट फिब्रिनोलाइसिन क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा सीमेन को, and it as a result sperms start motility. ठीक है. सो एब्सेंस की अगर बात करें, सो एब्सेंस ऑफ फिब्रिनोलाइसिन एंजाइम, एब्सेंस of fibrinolysin enzyme may result in sterility. ठीक है. तो इस तरीके से फिब्रिनोजन और फिब्रिनोलाइसिन का जो फंक्शन है वो आपको क्लियर होगा. यानी कि द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड कंबाइन विद द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, सो द सीमेन गेट्स कोगुलेटेड. दैट इज अ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट. और ये स्टेटमेंट आपका नीट में पूछा हुआ भी है कि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड सेमिनल फ्लूइड के साथ अगर वो फ्यूज होता है तो क्या सीमेन कोगुलेट हो जाता है. बिल्कुल कोगुलेट हो जाता है. लेकिन क्यों वहाँ पे कोगुलेट क्यों रहे, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे प्रोफाइब्रिनोलाइसिन होता है, तो ये यहाँ पे एज ए इनएक्टिव फॉर्म में होता है. ठीक है. लेकिन जैसे ही फीमेल ट्रैक में ट्रांसफर होगा तो फिब्रिनोजन जो है वो एज ए एक्टिव स्टेट है. ठीक है. तो इनएक्टिव स्टेट के अंदर तो वो उसको कोगुलेट रखता है, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आते ही फिब्रिनोलाइसिन क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और जिससे कि वो क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा सीमेन को. ठीक है. तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे दोनों ग्लैंड्स आ चुकी हैं. प्रोस्टेट ग्लैंड हो चुकी हैं और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स भी हमने कंप्लीट कर दिया है. देन अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड ग्लैंड, जो क्या है, काउप्रस ग्लैंड. काउप्रस ग्लैंड. ठीक है. काउप्रस ग्लैंड की अगर बात करें तो इसका एक और नाम भी है हमारे सामने. इसको वल्वो यूरिथ्रल के नाम से भी जानते हैं. वल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड बोला जाता है. ठीक है. और ये जो ग्लैंड होती है वो पेयर्ड होती है, पेयर्ड ग्लैंड है. और कहाँ मिलेगी, फाउंड ऑन लेटरल साइड ऑफ मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा. अगर हम वर्ड यूज करें तो ज़्यादा सही रहेगा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा. ठीक है. मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा के ये साइड के अंदर लोकेटेड रहती है. ठीक है. अब ये जो ग्लैंड है ये क्या काम करती है, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा के ओपन होती है ये किसके अंदर, पेनाइल यूरिथ्रा के. ठीक है. ओपन इनटू पेनाइल यूरिथ्रा, यानी कि वो यूरिथ्रा जो पेनिस के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम पेनाइल यूरिथ्रा बोला जाता है. ठीक है. और इस ग्लैंड से जो सिक्रीट होता है उसको हम यानी कि ये ग्लैंड सिक्रीट करती है, सिक्रीट्स क्या, ट्रांसपेरेंट एक फ्लूइड रिलीज करती है जो कि कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, स्लाइमी होता है, जेली लाइक होता है,
फ्लूइड है, ठीक है। और ये फ्लूइड भी क्या होता है, स्लाइटली एल्केलाइन होता है, जिसकी भी पीएच अप्रॉक्सीमेटली 7.2 टू 7.3 के अप्रॉक्स आती है। काम क्या करता है इस सिक्रीशन की, फंक्शन की अगर हम बात करें, फंक्शन क्या है इस सिक्रीशन का, तो बेसिकली इसके थ्रू ये क्या कर देता है, देखो मैंने पहले ही बता दिया कि मेल का जो यूरिथ्रा होता है ना, उसी से ही तो यूरिन पास होता है और वहीं से ही स्पर्म पास होते हैं। यूरिन जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, तो जब यूरिथ्रा से यूरिन पास होता है तो यूरिथ्रा का जो मीडियम होता है वो क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। अब उसी यूरिथ्रा से स्पर्म्स यानी कि सीमेन को रिलीज होना होता है। सो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि अगर एसिडिक इन्वायरमेंट से स्पर्म निकले तो स्पर्म क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, या फिर वो एसिडिक इन्वायरमेंट यूरिथ्रा को, स्पर्म को हार्म करेगा। तो सबसे पहले काउप्रस ग्लैंड से ये फ्लूइड निकलता है और वो डिस्ट्रॉय कर देता है, बेसिकली क्या करेगा, डिस्ट्रॉय द एसिडिटी ऑफ द यूरिथ्रा, ठीक है, और क्लीन करेगा it for the movement of sperm, cleans it for the movement of sperms, ठीक है। सो इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि it also helps in the lubrication of the penis, ठीक है। सो यहाँ पे वल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड से रिलीज जो सिक्रीशन है उसका फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। वल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड यानी कि काउप्रस ग्लैंड पेयर्ड होती है, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा के साइड में होती है, लेकिन इसका जो सिक्रीशन है वो पेनाइल यूरिथ्रा में जाता है और काम क्या करता है, एसिडिटी को रिमूव कर देता है ताकि इजीली वहाँ से स्पर्म्स मूव कर सके और ल्यूब्रिकेट पाथ प्रोवाइड करता है। अब हम वर्ड कब से यूज़ कर रहे हैं, सीमेन, सीमेन, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। सीमेन बेसिकली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकलने वाला फ्लूइड है, और ये सीमेन किसका बना होता है, तो सीमेन बना होता है स्पर्म, ठीक है, प्लस और इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, और जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है उसका फ्लूइड, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड फ्लूइड, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड फ्लूइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, एक सीमेन का फॉर्मेशन आ जाता है। सीमेन के वॉल्यूम की अगर हम बात करें, सीमेन का वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ सीमेन जो रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 ml रहता है। पीएच की अगर बात करें सीमेन की, तो पीएच 7.3, ठीक है। नंबर ऑफ स्पर्म की बात करें, नॉर्मल जो स्पर्म काउंट इसमें जो रहता है, नॉर्मल स्पर्म काउंट, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 to 120 मिलियन पर ml हमें देखने को मिलता है। सीमेन के अंदर स्पर्म जो रहते हैं वो 10% रहते हैं, ठीक है। अगर हम नंबर की बात करें सीमेन के अंदर जो स्पर्म, तो बेसिकली इसमें 10% होते हैं, प्लस 60 to 70% अगर हम देखें तो सेमिनल फ्लूइड रहता है, और 20 to 30% यहाँ पे प्रोस्टेटिक फ्लूइड की भी प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो बेसिकली इनके अंदर इसके अलावा सेमिनल फ्लूइड भी है, प्लस यहाँ पे प्रोस्टेटिक
फ्लूइड भी है, ठीक है। इसका जो रेशो वो 60-70% है और इसका जो रेशो 20-30% अप्रॉक्सीमेटली रहता है। तो इनके अकॉर्डिंग जो है इस तरीके से ओवरऑल एनुअल एवरेज हमें स्पर्म की प्रेजेंस देखने को मिलती है। स्पर्म काउंट की बात कर रहे थे तो अप्रॉक्सीमेटली 20-120 मिलियन यहाँ पे एमएल देखने को मिलता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टर्म्स रहती है जो कि यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जहाँ पे स्पर्म का नंबर क्या होगा वेरी करता है। जैसे कि पहली टर्म हम डिस्कशन करते हैं ओलिगो स्पर्मिया, ठीक है। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है बच्चों? ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है कि अगर लेस देन 20 मिलियन, 20 मिलियन से भी कम अगर स्पर्म है तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं पर एमएल ओलिगोस्पर्मिया। सेकंड जो हमारे पास टर्म आती है वो होती है एजोस्पर्मिया, ठीक है, एजोस्पर्मिया। इसका मतलब क्या होता है? एजोस्पर्मिया का मतलब होता है या तो आइदर एब्सेंस और नियर एब्सेंस ऑफ स्पर्म, या तो खत्म है स्पर्म्स नहीं है या फिर खत्म होने की कगार पे है, नियर एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है एस्थेनोस्पर्मिया। एस्थेनोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है? एस्थेनोस्पर्मिया का मतलब होता है मोटिलिटी रिड्यूस है इनकी, यानी कि रिड्यूस्ड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म इन ए सीमेन, रिड्यूस्ड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स इन सीमेन। और लास्ट जो हमारे पास टर्म आती है वो आती है टेरेटोस्पर्मिया। टेरेटोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है कि स्पर्म्स विद अबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, यानी कि स्पर्म की मॉर्फोलॉजी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे स्पर्म को हम टेरेटोस्पर्मिया वर्ड यूज़ करते हैं। यानी कि प्रॉपर हेड नहीं है, मिडल पीस नहीं है स्पर्म का, या टेल अभी अच्छे से नहीं डेवलप हुई, अब नॉर्मल क्या है? मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी। तो हम ऐसे ले जो टर्म यूज़ करते हैं वो है टेरेटोस्पर्मिया। वहीं पे आपके जो एनसीईआरटी में जो यहाँ पे स्पर्म्स रहते हैं उनसे रिलेटेड एक जो स्टेटमेंट भी दिया हुआ है वो है कि एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट है कि ह्यूमन जो मेल है वो इजैकुलेट करता है अप्रॉक्सीमेटली 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग ए क्वाइटस। क्वाइटस का मतलब है कि एक बार में पेनिस से जितने टोटल स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज होते हैं उनका नंबर अप्रॉक्सीमेटली 200 to 300 मिलियन स्पर्म होते हैं ड्यूरिंग ए क्वाइटस, एक इंटर रिलेशन या फिर इंटर जो पीरियड रहता है उसके अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है हमारे सामने वो है ये कि द ह्यूमन मेल ejaculate about 200 to 300 million sperm during a coitus, of which for normal, अगर मोटिलिटी की बात करें, नॉर्मल फर्टिलिटी एट लीस्ट 60% स्पर्म्स जो रहते हैं मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज के हैं, एंड फॉर at least 40% of them must
शो वाइग्रस मोटिलिटी, फास्ट स्पीड के या बहुत ज़्यादा पावर के जो स्पर्म होते हैं जो कि फलोपियन, मतलब 60 तो एवरेज स्पर्म होते हैं जिनकी मोटिलिटी नॉर्मल होती है, लेकिन 40% जो स्पर्म्स होते हैं उनके बीच में बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है फॉलोपियन ट्यूब में एग तक पहुंचने का, क्योंकि उनके पास वाइग्रस मोबिलिटी होती है, बहुत फास्टली वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रेशियो है वो भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मेल इजैकुलेशन के अंदर टोटल स्पर्म्स में से कितने % स्पर्म जो होते हैं वो नॉर्मल मोबिलिटी के होते हैं और कितने % जो स्पर्म्स होते हैं वो वाइग्रस नेचर शो करते हैं। ठीक है, यानी कि उनके पास जो मोबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके के जो ये क्वेश्चंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, जहाँ पे आप देखोगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज है स्पर्म्स की वो 60 जो % है वो एज अ नॉर्मल शेप एंड साइज़ के रहते हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे कि जो और 40% है उन्हीं के अंदर ही जो वाइग्रस नेचर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो ये क्वेश्चंस रहते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो स्पर्म्स हैं इनका नंबर हमें पता चल गया है कितना प्रेजेंट होता है और किस तरीके से। अब हमारे पास लास्ट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का जो पार्ट रहता है वो है यहाँ पे बिल्कुल एंड के अंदर जो जेनाइटल ऑर्गन है यानी कि पेनिस, क्योंकि अब अगर आप देखो कि यूरेथ्रा जो है वो पेनाइल यूरेथ्रा है जो पेनिस में जाके ओपन होगा, तो स्पर्म भी आ गए हैं, सीमेन भी आ गया है। अब हमें यहाँ पे कॉपुलेटरी ऑर्गन को डिस्कशन करना है कि जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है वो किस तरीके से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होती है और वो किस तरीके से जो स्पर्म्स है उनको कैरी करता है विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पेनिस। पेनिस जो है उसको हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये एक मस्कुलर सर्कुलर ऑर्गन हम कंसिडर करते हैं, और जो पेनिस है वो एक मेल रिप्रोडक्टिव का सेकेंडरी ऑर्गन ना कंसिडर करके पेनिस को हम एज ए कॉपुलेटरी या जेनाइटेलिया एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पेनिस। ठीक है, तो पेनिस बेसिकली क्या है? पेनिस जो है वो एज ए कॉपुलेटरी ऑर्गन भी है और इसको हम एज ए मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी कहा जाता है और या एज ए कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास पेनिस से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो अब यहाँ हम पेनिस देखें तो पेनिस जो है वो एक सिलेंड्रिकल मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और इसके अंदर और ये किसका बना होता है? स्पेशल टिश्यूज़ का बना होता है। तो पेनिस बेसिकली क्या है? सिलेंड्रिकल है और मस्कुलर स्पेशल टिश्यू का बना होता है। तो हम बोल सकते हैं कि मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज़। ठीक है, ये जो स्पेशल टिश्यूज़ है ना इनको आप इरेक्टाइल टिश्यू भी बोल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये एक स्पेशल या फिर आप बोल सकते हो इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। ठीक है, अब अगर हम पेनिस की बात करें तो पेनिस के अंदर जो यूरेथ्रा है कंटिन्यू मूव करता है इन अ मस्कुलर ऑर्गन जो है वो एज अ पेनिस। तो यहाँ पे एज अ डिफाइन के फॉर्म में आप लिख सकते हो कि जो यूरेथ्रा है कंटिन्यूस इन ए muscular and tubular organ called as a पेनिस। ठीक है, टर्मिनल पार्ट जो होता है वो पेनिस का वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। ठीक है, काफ़ी स्वेल्ड स्ट्रक्चर रहती है। सो यहाँ पे
ये क्वेश्चन भी रहता है कि पेनिस जो है वो एज ए इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। पहले हम इसके इंट्रोडक्टरी पोर्शन पे आए तो इसको हम क्या मान के चलते हैं, इट इज द इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। और ये कंसिस्ट होता है लॉन्ग शाफ्ट से विच इज स्वेलन एट द टिप फॉर्मिंग द ग्लास पेनिस, ठीक है। एंड ये किससे बना होता है, कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग शाफ्ट which is swollen at its tip forming the glass penis, ठीक है। और beneath the skin the shaft contain 3 columnar of erectile tissue, जो बेसल पार्ट से इसके 2 मेन टिश्यूज निकलते हैं, वो कौन कौन सी हैं, हम अगर उनके ऊपर डिस्कशन करें तो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है यहाँ पे। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो टर्मिनल पोर्शन है शाफ्ट का वो काफ़ी स्वेलअप रहता है, जिसको हम ग्लास पेनिस के नाम से जानते हैं। ग्लास पेनिस जो है वो बेसिकली कवर्ड रहता है लूज फोल्ड ऑफ स्किन को, जिसे प्रीप्यूस या फोर स्किन के नाम से भी जानते हैं। तो दिस ग्लास पेनिस इज covered by a loose fold of skin called as prepuce, या फिर हम इसको एज अ फोर स्किन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ सीबेशियस ग्लैंड है जो मिलती है प्रीप्यूस पे, जिसे हम प्रीपेटाइल ग्लैंड भी बोला जाता है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ए स्पेशल टाइप ऑफ सीबेशियस ग्लैंड is found on the prepuce called preputile gland, ठीक है। और ये क्या रिलीज करती है, ये बेसिकली सिक्रेट करती है सिग्मा, यानी कि बहुत ही स्टिकी फ्लूइड रिलीज करती है जो कि उसको वेटनेस प्रोवाइड करके रखती है, ठीक है। कुछ रिलीजन के अंदर इस प्रीप्यूस को बाय सर्जरी रिमूव कर दिया जाता है फोर स्किन को, जिसको हम सर्कमसिएशंस बोला जाता है। दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट रिमूवल ऑफ प्रीप्यूस बाय surgery is called circumcision, ठीक है। तो ये टर्म्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो पेनिस है, जिसको हम ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन, यानी कि पेनिस को हम किस नाम से जानते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पेनिस जो है वो इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। रूट जो है पेनिस की वो कंटेन करती है मसल्स को, यानी कुछ मसल्स के थ्रू ये उसकी रूट जो अटैच रहती है, जो उस मसल्स कौन से होते हैं, क्रूरा मसल बोला जाता है। और पेनिस के अंदर एक लॉन्ग शाफ्ट रहती है और जो कि आगे टिप तक लंबी रहती है एज अ ग्लास पेनिस, ठीक है। तो हम पेनिस को डिवाइड करते हैं, पहले जो पेनिस है
इसको हम 3 सेगमेंट में बेसिकली डिवाइड कर देते हैं। एक तो इसका पोर्शन होता है रूट पोर्शन, एक बॉडी, और एक सबसे ऊपर का जो ग्लास पेनिस यानी कि एज ए टिप पोर्शन रहता है। ठीक है, तो 3 पोर्शन हम पेनिस के मान के चलते हैं कि 3 रीजन हमें पेनिस के, या हेड रीजन भी बोल सकते हो, टिप या अपर रीजन की प्रेजेंस रहती है। तो रूट की अगर बात करें, रूट ऑफ पेनिस जो है, यहाँ पे जो मसल्स रहती हैं उन मसल्स को क्या कहते हैं? मसल्स इज कॉल्ड क्रूरा। ठीक है, लॉन्ग जो शाफ्ट होती है, बॉडी बेसिकली क्या होती है, वो लॉन्ग शाफ्ट है जो कि एनलार्ज रहती है टू फॉर्म एक्सपेंडेड टिप तक शाफ्ट है, और जो कि आगे टिप पोर्शन तक, इस टिप पोर्शन को एज हम ग्लांस पेनिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब ये जो लॉन्ग जो बॉडी है पेनिस की, इसके अंदर 3 लॉन्गिट्यूडनल सिलेंड्रिकल डक्ट्स प्रेजेंट होती है जो कि इरेक्टाइल टिश्यू की बनी होती है, या फिर मासेस बोल सकते हो ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज की बनी होती है। ठीक है, ये लेफ्ट और राइट के अंदर और एक मिडल के अंदर प्रेजेंट होती है। 3 है, तो 3 के अंदर हम देखें तो एक तो मिडल में होती है, एक राइट में, एक मिडल में, और एक लेफ्ट रीजन में प्रेजेंट होती है। 3 डक्ट्स होती हैं बेसिकली। जो लेफ्ट और राइट है उनको तो हम किस नाम से जानते हैं? कार्पोरा कैवेरिनोसा, कार्पोरा कैवेरिनोसा। और जो मिडल में होती है उसको हम कार्पस स्पोंजियोसम के नाम से जानते हैं। कार्पस स्पोंजियोसम। डायग्राम से ये चीज़ें क्लियर होगी आपको, तो मैं बेसिकली आपको इसको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में बताती हूँ। इस तरीके से ये रूट प्रेजेंट है पेनिस की। ठीक है, ये शाफ्ट पोर्शन है, और उसके बाद में इस तरीके से ये स्वेल पोर्शन रहता है पेनिस का। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे ये जो पोर्शन है बेसिकली यहाँ पे ये क्रूरा मसल्स प्रेजेंट रहती है जो कि एज ए रूट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये क्रूरा मसल्स रहती है। उसके बाद में यहाँ पे 2 डक्ट्स हमारे पास प्रेजेंट है, यहाँ तक जो है इस तरीके से ये 2 डक्ट्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके बाद में ये जो टिप पोर्शन है ये एज ए स्वेलन पोर्शन रहता है, ये हमारे लिए एज ए ग्लास पेनिस के फॉर्म में रहता है। और एक मीडियन जो ट्यूब रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्पस स्पोंजियोसम। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या है? कार्पस स्पोंजियोसम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? कार्पस स्पोंजियोसम है। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्पस स्पोंजियोसम। ठीक है, और ये जो लेफ्ट और राइट के अंदर यहाँ प्रेजेंट है ये क्या है? कार्पोरा कैवेरिनोसा। ठीक है, अब जो ये मिडल है इसके अंदर से हमारे पास यूरिथ्रा निकलती है, यहाँ से लेके एंड टिप पोर्शन तक ये क्या है? यूरिथ्रा है, ये है यूरिथ्रा। ठीक है, तो ये बिल्कुल यूरिथ्रा जो है ये कार्पस स्पोंजियोसम के बीच में से निकलती है। और ये जो मेनली स्मॉल पोर, इसको हम क्या बोलते हैं? यूरिथ्रल मिएटस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या फिर इसको हम पेनाइल भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है? एक्सटर्नल ओपनिंग है पेनिस की।
ये क्या है, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ पेनिस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास रूट और ये जो बॉडी है, यानी कि ये जो पोर्शन है वो क्या है, बॉडी है, और ये जो पोर्शन है वो है ग्लास पेनिस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास पेनिस का जो डायग्राम आता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि जो कार्पोरा कैवरिनोसा है, ये जो डक्ट होती हैं ये वाली, ये डक्ट्स टिप तक नहीं पहुँचती, यानी कि ये डक्ट्स अगर आप देखोगे तो ये दोनों की दोनों डक्ट्स टिप तक नहीं पहुँचती। टिप तक सिर्फ और सिर्फ कार्पस स्पोंजियोसम ही पहुँचता है यूरिथ्रा के साथ। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है कि कौन सी डक्ट्स होती हैं जो कि एंड तक पहुंचती हैं, कौन सी नहीं पहुंचती। तो मैं यहाँ पे ये मेंशन कर देती हूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है कि जो टू कॉर्पोरा कैवरिनोसा है वो कभी भी नहीं पहुंचती, यानी कि टू कार्पोरा कैवरिनोसा do not reach the end of the penis। ठीक है, and each of them terminate under the cover of the glass penis। अगर आप देखो ग्लास पेनिस के अंडर में ही क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। so each of them terminates under cover of the glass penis। कार्पोसा स्पोंजियोसम कंटिन्यू करती है एज द टर्मिनल पार्ट, और वहाँ पे जाके एक छोटे से कॉनिकल एनलार्जमेंट में जाके क्लोज हो जाती है, और इसी के अंदर से ही पूरी लेंथ तक, थ्रू आउट इट्स होल लेंथ, इट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द यूरिथ्रा। ठीक है, और बाकी ये ओपन होती है कहाँ पे, एज पेनाइल या फिर यूरिथ्रल एपरेटस या मिएटस के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्पस स्पोंजियोसम है वो एज ए कंटिन्यूअस रहती है। Further, its terminal part is expanded to form a conical enlargement called the glass penis। ठीक है, सो थ्रू आउट इट्स होल लेंथ इट इज ट्रांसवर्स्ड बाय द यूरिथ्रा। ठीक है, और इनकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ पेनिस इज कॉल्ड पेनाइल या फिर यूरिथ्रल मिएटस कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास पेनिस की जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होती है। अब क्वेश्चन आता है कि जब एक बार इसका जो डायग्राम है वो देखें पेनिस का, तो इस डायग्राम में आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा पेनिस का जो पूरा कंप्लीट डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो पोर्शन है इसको हम रूट ऑफ द पेनिस बोलते हैं, और इन पेनिस के अंदर कनेक्टेड टिश्यूज़ की प्रेजेंस तो रहती ही रहती है, मस्कुलर ऑर्गन है यहाँ पे, और ब्लड सप्लाई करने के लिए ब्लड वेसल्स की प्रेजेंस है, और बीच में यूरिथ्रा प्रेजेंट है, और हेड
जो है पेनिस का, या टिप जो पेनिस है वो स्वेलअप रहता है, जिसके ऊपर एक स्किन प्रेजेंट रहती है जो कि एज ए फोर स्किन के नाम से हम जानते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो पोर्शन है पेनिस का, इस तरीके से तीनों पोर्शन दिख रहे हैं। रूट रीजन है और बॉडी पार्ट है पेनिस का और हेड रीजन, तीनों क्लियरली आपके सामने अपीयरेंस में है। ठीक है, इसके साथ साथ हम एक और डायग्राम से यहाँ पे क्लियर करेंगे कि तीनों जो डक्ट्स हैं यानी कि कार्पस स्पॉन्जियोसम और कार्पोरा कैवेरिनोसा वो किस तरीके से अरेंज रहती हैं। तो आप इस डायग्राम में क्लियरली देख पा रहे हैं सारे कंप्लीट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको एक ओवर लेआउट आपको दिख रही है इस तरीके से। ये जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है जिसको हम स्कॉटम बोलते हैं। स्कॉटम में दो टेस्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं यानी कि टेस्टिस प्लस एपिडर्मिस इज इक्वल टू टेस्टिस प्लस एपिडिडाइमस इज इक्वल टू टेस्टिकल्स होते हैं। ठीक है, वहाँ से फिर स्पर्म डक्ट्स निकलती हैं और वो फिर एक लूप बनाते हुए आगे ओपन होती है यूरिथ्रा के अंदर। अगर पेनिस की स्ट्रक्चर देखें एक्सटर्नल जेनाइटलिया, तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास पेनिस की है। ये जो सेगमेंट है वो रूट रीजन है पेनिस का। ठीक है, बीच में से यूरिथ्रा पास हो रहा है और दो ये ब्राउन कलर की जो डक्ट्स आपके सामने दिख रही है वो है कार्पोरा कैवेरिनोसा। ठीक है, जो कि टिप पोर्शन तक नहीं जाती। पिंक कलर की जो ये लॉन्ग अपीयरेंस में आपके सामने आ रही है यहाँ तक, ये क्या है, कार्पस स्पॉन्जियोसम, और उसके जस्ट बीच में से क्या निकल रहा है, यूरिथ्रा निकल रहा है। और अपर रीजन जो है यानी कि ये रीजन जो है वो रीजन रहता है हेड ऑफ पेनिस। ये काफ़ी स्वेलअप रहता है जिसको ग्लास पेनिस बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ से सिक्रीशन बाहर एक्सटर्नल जो पोर्शन होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको यूरेथ्रल मिएटस के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये जो सेगमेंट है वो क्या है, यूरेथ्रल मिएटस। ठीक है, तो इस तरीके से स्कॉटम, टेस्टिस और पेनिस तीनों का डायग्राम बहुत इजीली यहाँ पे आप समझ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमें पेनिस की देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस। पेनिस जो है वो स्किनी फोल्ड में प्रेजेंट है, लेकिन जब वो सीमेन को रिलीज करता है तो वो इरेक्ट हो जाता है। तो ये किस तरीके से होता है, अब हम देख रहे हैं इरेक्शन ऑफ पेनिस। ठीक है, इरेक्शन की अगर हम बात करें तो इरेक्शन ऑफ पेनिस जो है प्योरली वॉस्कुलर फिनोमिना है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज अ प्योरली वॉस्कुलर फिनोमिना। ठीक है, क्या है, प्योरली वॉस्कुलर फिनोमिनन है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि सीधी सी बात है, पेनिस के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है जिसके अंदर बहुत बल्क में जब ब्लड आ जाता है तो जो पेनाइल टिश्यूज होते हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इसको प्योर वॉस्कुलर फिनोमिना के नाम से जानते हैं, फिनोमिनन। ठीक है, और कंट्रोल किससे रहता है इसका, इस इरेक्शन का, तो कंट्रोल बाय एएनएस। एएनएस की फुल फॉर्म आपको अच्छे से पता होगी, 11th में हम लोग करके आए हुए हैं, कंट्रोल बाय ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, इट अकर ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ब्लड सप्लाई। कब होएगी, इट अकर्स ड्यू टू increase of blood supply due to dilation of penile arteries causing enlargement and hardening of penis. ड्यूरिंग दिस टाइम मसल्स ऑफ क्रूरा जो क्या हो जाएगी, रिलैक्सड हो जाती है। तो जैसे ही यहाँ पे दोनों जस्ट अपोजिट रहेगा, जैसे ही पेनिस का एनलार्जमेंट और हार्डनिंग होगी तो जो रूट मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। अदरवाइज ये रिलैक्स होती हैं तो वो रूरा मसल्स होती हैं वो कंट्रैक्ट रहती है। तो दिस
time the muscles of crura are relaxed। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सामने पेनिस जो है वो कंप्लीट होता है। पेनिस का जो डायग्राम है वो भी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पेनिस की जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट रहती है। ठीक है, और अगर हम पेनिस का जो टीएस सिस्टम कट करके देखें तो जो हमारे सामने जो डायग्राम आता है वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो अगर टीएस हम कट करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि दो तो हमारे सामने इस तरीके से जो मसल्स रहती हैं वो प्रेजेंट है। इस तरीके से हमारे सामने एक कंप्लीट डायग्राम फॉर्म होता है। अगर हम टीएस कट करें तो इस तरीके से हमारे सामने पेनिस का डायग्राम बिल्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें तो दो जो डक्ट हैं वो तो कार्पस कैवेरिनोसम है, यानी कि ये जो डक्ट है वो कौन सी है, कार्पस कैवेरिनोसम है, और ये जो डक्ट है इसको हम कार्पस स्पॉन्जियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, यूरेथ्रा प्रेजेंट है। आउटर लेयर कौन सी है, स्किन है। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे जो लेयर होती है वो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, और यहाँ पे जो रहती है वो है ब्लड वेसल्स। ठीक है, जिसके अंदर आर्टरीज और वैन की प्रेजेंस और नर्व्स की प्लस नर्व्स की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमारे पास पेनिस का हमने टीएस सेक्शन भी देखा। तो इसी के साथ ही हमारा जो कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। अगर कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम एक बार डायग्रामेटिक ओवरव्यू देखें तो इस तरीके से आता है। तो इस तरीके से हमारे सामने कंप्लीट एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम क्लियरली अपीयर में है। देखो, ये है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के ऊपर जो प्रेजेंट होता है वो है एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस जो आगे ओपन होता है वासा डेफरेंसेस में, एंड वासा डेफरेंसेस जो है आगे दोनों साइड से अपर की तरफ मूवमेंट करती है, और ये है यूरेटर और ये है यूरिनरी ब्लडर। यूरेटर से इस तरीके से लूप बनाते हुए वो आगे ओपन होती है एम्पुला रीजन में। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एम्पुला रीजन। एम्पुला रीजन के जस्ट पास में हमारे पास सेमिनल वेसिकल और ये जो एम्पुलरी रीजन है वो एक डक्ट से ओपन होता है जिसको हम इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर हमारे पास आता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो है वो आपके लिए प्रोस्टेट ग्लैंड है, सिंगल ग्लैंड होती है, ये पेयर्ड रहती है सेमिनल वेसिकल। और यहाँ पे जो ये बीच में यूरिथ्रा दिख रहा है इसको हम प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास वल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड आती है इस तरीके से, और यहाँ पे ये जो यूरिथ्रा है ये यूरिथ्रा हमारे पास मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये जो यूरिथ्रा है वो कौन सा है, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। ठीक है, और उसके बाद जो ये कंप्लीट यूरिथ्रा है वो किस नाम से जाना जाएगा, इसको पेनाइल यूरिथ्रा बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये बल्ब या आप बोल सकते हो रूट रीजन आता है पेनिस का। यहाँ पे क्रूराज मसल्स प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो जो लेयर है वो यहाँ तक ही पहुँच रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्पस कैवेरिनोसम। बीच में जो प्रेजेंट है वो कार्पस स्पॉन्जियोसम प्रेजेंट है, यानी कि ये जो है वो कार्पस स्पॉन्जियोसम है जो कि टिप रीजन तक जाती है। ये स्वेलअप पोर्शन जो रहता है पेनिस का उसको ग्लास पेनिस, और फिर यहाँ से यूरेथ्रल मिएटस से ये रिलीज होता है। तो ये है यूरेथ्रल मिएटस। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसके है, पेनिस के। इस तरीके से हमारे पास कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम यहाँ पे क्लियर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।